हेलो जी। तो चलिए आज 3-4 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ कुछ का रिजल्ट आया है। सबसे पहले आज स्टार्ट कर लेते हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। उसके बाद एक एक करके हम सारी कंपनीज के बारे में एनालिसिस कर ही लेंगे। हम आज एनालिसिस करेंगे आवास का रिजल्ट आया उसकी, होम फर्स्ट का रिजल्ट आया उसकी, और एक आधी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। अब आ जाते हैं हम पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर। अगर हम जैसे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई वो पीएसयू सेक्टर का कंपनी है। और अगर मार्केट कैप की बात करूं तो 21,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है ना। अगर मैं अगर मैं ये देखूं कि इन्होंने पहले क्या कर रखा था, तो पहले इनकी एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट बुक हुआ करती थी और जिसपे इनकी बहुत ज्यादा हालत खराब थी, बहुत ही ज्यादा हालत खराब थी। अगर मैं ओवरऑल ओवरऑल जो इनकी पुरानी लोन बुक थी उसके क्रॉस एनपीए नंबर की बात करूं, तो वो क्रॉस एनपीए नंबर करीबन 8.5% के आसपास तक चला गया था। 8.5%, 8 to 8.5% के आसपास चला गया था। तो मतलब बहुत ही ज्यादा हालत खराब थी। और अब उसको वो हर पीएसयू सेक्टर की तरह क्लीन अप करते हुए आ रहा है, उसकी सफाई चल रही है अभी। इसकी वजह से इनके आप देखो कि प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है, आरओई नंबर इंप्रूव हो रहा है, और सारी कहानी उसी वजह से आ रही है। इनकी कोई खास लोन ग्रोथ तो है नहीं, है ना। अगर मैं डिसबर्समेंट की बात करूं तो डिसबर्समेंट पर अप 19.3% ऑन अ वाई लेवल एंड डाउन 21.1% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। द टोटल लोन बुक इज नाउ एट 67,000 करोड़। तो 67,000 करोड़ की इनकी लोन बुक हो गई। और जिसमें से डिसबर्सल जो था वो वाई वाई लेवल पे तो 19.3% से बढ़ा, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 21% से डिग्रू कर गया। अब डिस्बर्समेंट क्या होता है कि इस क्वार्टर में आपने कितना नया लोन दिया। अगर इस क्वार्टर में मैंने सौ रुपए का नया लोन दिया तो मेरा डिस्बर्समेंट इस क्वार्टर में है 100 रुपए का। 100 रुपए का तो पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो इस क्वार्टर में डिस्बर्समेंट 21% से कम हो गया। मतलब पिछले क्वार्टर में अगर मैंने 100 रुपए का डिस्बर्समेंट में किया था तो इस क्वार्टर में मैंने सिर्फ 79 रुपीज का डिस्बर्समेंट किया। तो लोन बुक ग्रोथ आई 11% की वाई वाई बेसिस पे और 2.5% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो कोई खास खास लोन ग्रोथ तो है नहीं। अब जैसा अभी हम समझेंगे कि इनके जो अफोर्डेबल वाला सेगमेंट है उसमें ही अपना जो मार्केट शेयर है वो बढ़ाना चाह रहे हैं। जो अपनी लोन बुक है वो अफोर्डेबल वाले सेगमेंट में ज्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं। तो वहां पर तो ग्रोथ रेट ठीक आ रहा है, वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ओवरऑल लोन बुक की बात करेंगे तो वहां पर कुछ कुछ बहुत बहुत तेजी से ग्रोथ आ नहीं रही है। अगर मैं बात करूं एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की इंडस्ट्री लेवल पे कितनी ग्रोथ चल रही है, तो करीबन 15-16% के आसपास की ग्रोथ चल रही है। अगर आप 15-16% ग्रोथ वाली इंडस्ट्री में है, अगर आप 11% की ग्रोथ कर रहे हो तो ये तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। और वहीं अगर अफोर्डेबल हाउसिंग वाले सेगमेंट में चलते हैं तो वहां तो 20-1% के आसपास का इंडस्ट्री ग्रोथ है ना। तो ये थोड़ा सा स्लो तो चल रहे हैं, बट हमें वही देखना कि अब इन्होंने क्लीन अप किया है। अभी अपना रैंप अप करेंगे अपना डिस्ट्रीब्यूशन को, डिसबर्सल्स को और लोन बुक को। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चल के इनकी कितनी अच्छी ग्रोथ आती है ना। अब ये पहले प्राइम सेगमेंट में थे, है ना। प्राइम सेगमेंट मतलब अबव अबव 50 लाख 60 लाख वाला, उससे ऊपर वाला जो भी सेगमेंट हो गया, जो मतलब महंगा लोन ज्यादा टिकट साइज वाला लोन हो गया, वो हो गया आपका प्राइम लोन। तो वो पहले प्राइम प्राइम लोन दिया करते थे। और अब धीरे धीरे ये आ रहे हैं इमर्जिंग और अफोर्डेबल सेगमेंट में। अफोर्डेबल सेगमेंट क्या हो गया, 5 से 15 लाख वाला सेगमेंट, और इमर्जिंग वाला क्या हो गया, 15 से 20 लाख वाला सेगमेंट। उस वाले सेगमेंट में ज्यादा घुसने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उस वाले सेगमेंट में इनको यील्ड ज्यादा मिलती है। अब यील्ड क्या होता है, कितना कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कस्टमर से चार्ज कर पाते हो आपके दिए हुए लोन पे। तो जितना जितना ज्यादा आप छोटा टिकट साइज का लोन दोगे और जितना ज्यादा आप टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4 सिटीज में जाके लोन दोगे, उतना ज्यादा आपको यील्ड मिलेगा। जितना ज्यादा यील्ड मिलेगा उतना ज्यादा आपके निम्स एक्सपैंड होंगे, उतना ज्यादा आपका स्प्रेड एक्सपैंड होगा, उतनी ज्यादा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, आपके नेट प्रॉफिट में उतना ज्यादा नंबर दिखेंगे। और ऊपर से हाउसिंग लोन तो क्या है, कोलैटरल बैक्ड है, तो उसका उसका घर तो आपके पास एज कोलैटरल रहेगा ही रहेगा। तो उसमें भी कोई इशू आएगा नहीं, आता नहीं। तो इसकी वजह से ही अफोर्डेबल सेगमेंट में घुसना चाह रहे हैं। अब इसी में अगर हम थोड़ा पीयर टू पीयर एनालिसिस करें तो Q1 FY 25 में कैनफिन होम्स में भी अपना रिजल्ट दिया था और कैनफिन वाले ने बिल्कुल ही उल्टी गंगा बहाई थी। सारी इंडस्ट्री कह रही है कि अफोर्डेबल सेगमेंट में सबसे ज्यादा ग्रोथ है, और कैनफिन वाला बोलता है कि भाई हमें तो अफोर्डेबल सेगमेंट में ग्रोथ ही नहीं दिख रही, हमें तो प्राइम सेगमेंट में ज्यादा ग्रोथ दिख रही है, और इसीलिए हम अपना प्राइम सेगमेंट पे ज्यादा फोकस भी करेंगे। तो ये यही चीज देखनी है कि इंडस्ट्री में अगर 20 कंपनियां और 20 में से 19 कंपनी बोल रही है कि अफोर्डेबल में ग्रोथ है, तो आप अकेले कैसे सही हो सकते हो, है ना। तो ऐसे भी हमें करना पड़ेगा। मैंने कैनफिन का वीडियो बना ही दिया था, उसको आप देख लेना। वहां पर मैनेजमेंट कहता है कि हम तो प्राइम सेगमेंट में ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि हमें अफोर्डेबल में तो ग्रोथ ही नहीं दिख रही। यहाँ पर जो प्राइम में पहले से फोकस करते आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम प्राइम छोड़ के अफोर्डेबल में आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अफोर्डेबल में हमें ग्रोथ ही नहीं दिख रही। चलिए ठीक है, उसको छोड़ते हैं, इसके ऊपर वापस आ जाते हैं। अब जैसे ही अफोर्डेबल और इमर्जिंग वाले सेगमेंट में
ग्रोथ करने की बात कर रहे हैं तो वो हमें इनके ब्रांच एक्सपेंशन से भी देखने को मिलता है। इनकी अगर मैं अफोर्डेबल वाली ब्रांचेस की बात करूं तो अफोर्डेबल वाली ब्रांचेस तो वाई वाई लेवल पे ऑलमोस्ट डबल ही हो गई है। ऑलमोस्ट डबल ही हो गई है। वहीं अगर मैं इमर्जिंग वाली ब्रांचेस की बात करूं तो 36% का ग्रोथ आया है। और और अगर मैं इनकी प्राइम ब्रांचेस की बात करूं तो वहां पर 31% का ग्रोथ आया। और अगर ओवरऑल सारी ब्रांचेस की बात करूं तो एट एन एवरेज ऑफ 60% के एवरेज पे इनकी ब्रांचेस ग्रो करी। तो मतलब एक्सपेंशन फेज में तो कंपनी है, नई नई ब्रांचेस भी खोल रहे हैं, हर जगह भी कर रहे हैं। अब इन्होंने अफोर्डेबल वाला सेगमेंट नया खोला था तो छोटा बेस था, छोटे बेस पर डबल की ग्रोथ भी कर दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब बढ़िया चल रहा है, वहां पर तो कोई इशू आ नहीं रहा है ना। अगर अगर मैं इनका थोड़ा ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन भी देखूं तो ये ईस्ट में तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, सेवन सिस्टर्स वाले स्टेट्स हो गए, वहां पर तो इनका कोई प्रेजेंस ही नहीं है। ऊपर जम्मू एंड कश्मीर में भी इनका कोई प्रेजेंस नहीं है, और नीचे एक ही स्टेट छूट रहा है साउथ ऑफ इंडिया में, केरला, केरला में भी कोई प्रेजेंस नहीं है। अब ये जितना भी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया हो गया, और जो ये मध्य प्रदेश वाला रीजन हो गया, गुजरात वाला रीजन हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और पूरा साउथ इंडिया हो गया, पूरा का पूरा साउथ इंडिया हो गया, यहाँ पर इनकी ब्रांचेस हैं। और इनका कॉन्सेंट्रेशन भी यहीं से आता है भाई। सबसे ज्यादा सबसे बड़े 5 स्टेट्स की बात करूं लोन बुक कॉन्सेंट्रेशन में तो वही आएंगे, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इन सारे स्टेट्स में इनका सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है इनकी लोन बुक का, है ना। अगर हम नॉर्थ साउथ और वेस्ट में डिवाइड करें तो ऑलमोस्ट इक्वली बटा हुआ है, सब कुछ इक्वली बटा हुआ है। 35% आता है हमारा वेस्ट से और नॉर्थ से, और रिमेनिंग 30% आता है हमारा साउथ से। और साउथ वाला सेगमेंट अब धीरे 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 ज्यादा पेस पे ग्रो कर रहा है एज कम्पेयर टू नॉर्थ एंड वेस्ट वाला सेगमेंट। और अगर इनके थोड़े पोर्टफोलियो की बात कर लें तो ये दो तरीके के लोन्स देते हैं। 72-73% के आसपास तो इनका प्योर प्योर हाउसिंग लोन है, और कुछ बचा हुआ 28% के आसपास कोई हमने एमएसएमई लोन दे दिया, वर्किंग कैपिटल के लिए लोन दे दिया, वो सारे लोन दे दिए, उस पर अभी हमें जाना नहीं है। अब एक एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को मिनिमम मिनिमम 60% हाउसिंग लोन करने होते हैं, जिससे उनको एनएचबी से पैसा मिलता रहे। अब एनएचबी से क्या है, सस्ता पैसा मिलता है, क्योंकि अब ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी है, एनबीएफसी के पास कासा बुक तो होती नहीं, तो इनके लिए कॉस्ट ऑफ मतलब कोई ये डायरेक्टली डिपॉजिट तो ले नहीं सकते कस्टमर से, तो इनको बाहर से पैसा उठाना पड़ता है, बाहर से पैसा उठाना पड़ता है। तो अगर अगर आप सबसे बड़ी एंटिटी देखो जो इनको लैंड करती है वो इंडिया में है एनएचबी। आपके पास कोई पेरेंट है तो वो एक अलग चीज है, नहीं तो सबसे बड़ी एंटिटी एनएचबी है। तो एनएचबी के क्राइटेरिया में फिट होने के लिए एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के, तो आपको 60% अपने हाउसिंग लोन्स रखने पड़ते हैं, और इनके 70-73% के आसपास के हाउसिंग लोन है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो जो इनका आरओई और आरओए और आरओई का नंबर सुधार रहा था, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। एसेट क्वालिटी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर हम एसेट क्वालिटी देखें तो ये लगातार इंप्रूव ही हो रही है। अगर मैं अगर मैं ग्रॉस एनपीए नंबर की बात करूं तो 3.76% से घट के 1.35% पे आ गया है। और वहीं नेट एनपीए नंबर की बात करूं तो वो 2.59% से घट के 0.92% पे आ गया। तो मतलब एसेट क्वालिटी तो अब बिल्कुल ठीक हो गई है, एसेट क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे हमें क्या समझ में आता है कि अब आप एसेट क्वालिटी सुधार के और ज्यादा ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स में नहीं ला सकते। अब आपको अपनी लोन बुक ग्रोथ ही सुधारनी पड़ेगी। अब आपने जो कचरा था वो साफ कर दिया है, उसकी ग्रोथ आपको सारी मिल गई है, वो ग्रोथ आप एग्जॉस्ट कर चुके हो। अब जो आपकी नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ आएगा वो सिर्फ और सिर्फ आएगा लोन बुक ग्रोथ से। अगर आपने लोन बुक ग्रो नहीं किया तो आपकी अब एसेट क्वालिटी सुधारने से तो और कोई ग्रोथ आएगी नहीं, है ना। अगर मैं इनकी क्रेडिट कॉस्ट की बात करूं तो ये इस क्वार्टर में तो नेगेटिव ही चली गई, मतलब नेगेटिव 0.07% चली गई। अब क्रेडिट कॉस्ट नेगेटिव जाने का मतलब क्या होता है कि प्रोविजन किए नहीं, जो पहले पुराना प्रोविजन कर रहा था उसमें से पैसा और निकालिए। इस ये कब होता है कि जब आपको दिखता है कि आपकी एसेट क्वालिटी बिल्कुल सुधर रही है, आगे चल के कोई दिक्कत आ नहीं रही है। और इनका जो कॉर्पोरेट बुक की, जैसे मैंने पहले भी बात करी थी, इन्होंने कॉर्पोरेट बुक कुछ एआरसी को दी, कुछ राइट ऑफ कर दिया, कुछ टेक्निकल राइट ऑफ कर दिया, इस तरीके से करके ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। अगर मैं डिविजन करूं रिटेल और कॉर्पोरेट में तो 97% रिटेल है, 97 पॉइंट समथिंग, मतलब 0.34% के आसपास रिटेल है, और बचा हुआ 2-2.5% के आसपास ही कॉर्पोरेट है। और कॉर्पोरेट वाला सब कुछ उखाड़ फेंका इन्होंने। अभी इस बार इन्होंने एक 80 करोड़ का अपग्रेड भी किया था, जो इन्होंने टेक्निकली राइट ऑफ कर दिया था। अब टेक्निकल राइट ऑफ में क्या होता है कि आप उसको बुक में से तो हटा देते हो, बट उसके लिए एफर्ट मारते रहते हो, उसके कलेक्शन के लिए एफर्ट मारते रहते हो आप, कि भाई तू मेरे को पैसा दे दे, तू मेरे को पैसा दे दे। आप उस घर पे जाके उसके डंडा करते रहते हो कि भाई आपका पेमेंट बाकी है, पेमेंट बाकी है। तो वो जब जो राइट ऑफ किया हुआ बुक का, जो टेक्निकल राइट ऑफ किया हुआ बुक का आप जब एफर्ट मारते हो और जब वो पैसा वापस आ जाता है तो आपको अपग्रेड में दिख जाता है। तो इन्होंने कुछ 80 करोड़ के इस बार अपग्रेड भी दिखाया था, बट ठीक है, उस पर बहुत ज्यादा जाने की जरूरत है नहीं हमें, है ना। और एक एक और चीज, ये अपने कॉर्पोरेट बुक को वापस रिस्टार्ट करेगी, वापस फ्रेश
भाई अब तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए, 2-2.5% के आसपास की कॉर्पोरेट बुक रह गई है, तो अब इसको ये वापस रिस्टार्ट भी करेंगे, बट अब इसको ये अपना मेजर पोर्शन नहीं बनाएंगे, कि इसको ये बढ़ा बढ़ा के करीबन 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 10% ऑफ द ओवरऑल ओवरऑल लोन बुक लेके जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। अगर मैं इनके कॉस्ट ऑफ बोरोइंग की बात करूँ, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इनकी धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रेजुअली नीचे आती जा रही है। अगर मैं बात करूं तो अभी है 7.92% पे, और इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ बोरिंग है 7.75% पे। मतलब अभी तक के अगर हम देखें तो अभी एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो इन्होंने पैसा उठा रखा है वो 7.92% पे उठा रखा है, और अब जो अब करंटली आज की डेट में पैसा उठा रहे हैं वो 7.75% पे उठा रहे हैं। मतलब इनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग तो धीरे धीरे नीचे जा रही है, बट उसके बावजूद इनका निम्स थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर गया ऑन अ वाई लेवल। अब ऐसा कैसे हुआ? अब इसका अगर निम्स कॉन्ट्रैक्शन के दो ही कारण हो सकते हैं, दो ही कारण हो सकते हैं भाई। या तो आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऊपर जा रहा है, और आपके आपकी जो यील्ड है, यील्ड ऑन एडवांसेस उस रेट से ऊपर नहीं जा रहे, या फिर आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऊपर जा रही है और आपके यील्ड ऑन एडवांसेस नीचे आ रहे हैं। तो इनके साथ यही हुआ, इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग तो नीचे आई, इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग तो नीचे आई, बट यील्ड ऑन एडवांसेस उससे ज्यादा पेस पे नीचे आ गया। मतलब अगर आपका जो रेट ऑफ पैसा उठाने का जो रेट है वो 1% से घटा, तो आपकी जो यील्ड है एडवांसेस के ऊपर वो 1% के बजाय 1.5%, 1.5% से नीचे आ गई। तो इसकी वजह से आपका क्या हुआ, निम्स में कंप्रेशन देखने को मिला। वही हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अगर मैं इनके निम्स कंप्रेशन की बात करूं, तो इनके निम्स कंप्रेस होके 3.65% पे आ गए। और उसके ऊपर से अभी इन लोगों ने क्या कर रखा है, एक टेक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। अब जैसे हमने देखा था आवास में भी इन्होंने टेक ट्रांसफॉर्मेशन किया था, अपने एलओएस एलएमएस सीआरएम सिस्टम से इन प्लेस लेके आए थे, जिससे इनकी ज्यादा एफिशिएंसी बढ़े, ज्यादा ज्यादा कस्टमर सर्विस इंप्रूव हो। इन सारी चीजों के लिए ये लोग भी अपना टेक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। इन्होंने काफी सारी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी है। और ये जो इनका एलओएस सिस्टम होता है, एलओएस सिस्टम से क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम कम हो जाता है। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है भाई, आपके पास एक कस्टमर आया, उसने लोन के लिए एप्लीकेशन डाली, और वो पूरा का पूरा लोन प्रोसेस करके आपने कितने दिन में उसको रिटर्न कर दिया। तो ये होता है टोटल टर्न अराउंड टाइम। तो जैसे हम बाकी कंपनी में भी देखेंगे, जैसे जैसे हमारे जो टेक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ, जो टेक ट्रांसफॉर्मेशन हर कंपनी लेके आई, तो इनका इनका टर्न उनका टर्न अराउंड टाइम कम हो गया। तो ये भी वही कर रहे हैं, ये भी अपना टेक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, जिससे ये अपने प्रोसेसेस को और स्मूथ कर पाए और एफिशिएंट बना पाए, है ना? अगर हम थोड़ी सी और बात कर लें इनके कस्टमर प्रोफाइल की, मतलब कौन से सेगमेंट के कस्टमर को ये लोग लोन दे रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कि 62% कस्टमर इनका सैलरीड एम्प्लॉय है, बचा हुआ 38% ही सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर अब हम इनके थोड़े नंबर्स पे आ जाते हैं, इनका जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मतलब पी पॉप जो है वो 7% से बढ़ा ऑन अ वाई लेवल, एंड डी ग्रू बाय 4.2% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। वहीं अगर मैं पैट की बात करूं, तो पैट बढ़ा 25% ऑन अ वाई लेवल, एंड डी ग्रू बाय 1.3% ऑन क्वार्टर लेवल। अब ये क्यों हो रहा है? एक तो थोड़ा सा डिसबर्समेंट्स कम थे, इस वजह से भी हुआ। और ये वाई लेवल पे ग्रोथ इसलिए आ रही है क्योंकि उस टाइम थोड़ा हमारा जो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए का नंबर था वो ज्यादा था। यहाँ पर अब हमारा कम हो गया, इसलिए हमें प्रोविजन कम करने पड़ रहे हैं, तो हमारे प्रोविजन घट रहे हैं। तो प्रोविजन क्या है? प्रोविजन इज एन एक्सपेंस ऑन द इनकम स्टेटमेंट। अब जब आपको कम कम खर्चा करना पड़ेगा प्रोविजन में, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। बट अब एसेट क्वालिटी इनकी अच्छी हो गई है, अब इससे ज्यादा इंप्रूव करके कोई बहुत बड़ा गेन लेके नहीं आ सकते अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में। मतलब अब आप ये नहीं देखोगे कि नेक्स्ट ईयर तक इनकी सिर्फ सिर्फ एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट से ही इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती रहे, तो वो वाला खेल इसमें खत्म हो गया। अब इनको नेक्स्ट नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ में जाना ही पड़ेगा, इनको अपनी लोन बुक ग्रोथ बढ़ानी ही पड़ेगी, इनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर हम फाइनली इनके आरओए और आरओई नंबर की बात कर लें, तो आरओए नंबर इंप्रूव हो गया, 2.38% पे आ गया फ्रॉम 2.2%। तो 2.2% से 2.38% पे आ गया, और आरओई 10.9% से 11.4% पे आ गया। तो आरओए आरओई क्यों इंप्रूव हुआ? क्योंकि हमारे प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स इंप्रूव हो गए थे, कि हमने ये देखा कि हमारा जो आरओए है वो इंप्रूव हो गया था। आरओए क्यों इंप्रूव हो गया था? क्योंकि हमारा पैट बढ़ गया था। इसकी वजह से इसकी वजह से हमें देखने को मिला है कि वाई लेवल पे सारे के सारे नंबर्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। बट अब ये इंप्रूवमेंट सिर्फ एसेट क्वालिटी को अच्छा करने से नहीं आएगा।
अगली बार ये नंबर के लिए आपको और फाइट मारना पड़ेगा, आपको लोन बुक ग्रोथ लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपकी एसेट क्वालिटी अच्छी ऑलरेडी हो चुकी है। अभी तो आपने जो भी ग्रोथ दिखाई थी अपने पार्ट में, वो इस वजह से दिखाई थी कि आपकी पुरानी एसेट क्वालिटी खराब थी और आप उस पुरानी एसेट क्वालिटी को सुधारते हुए ला रहे थे, इसकी वजह से आपका पार्ट बूस्टेड मिल रहा था हमें। बट अब आपकी एसेट क्वालिटी ऑलमोस्ट सुधर चुकी है, मतलब पॉइंट 0.92 के आसपास का नेट एनपीए नंबर है, 1.35 के आसपास का ग्रॉस एनपीए नंबर है। तो ये एक अच्छी एसेट क्वालिटी है। अब आप इसमें कोई कोई बहुत तेजी से ग्रोथ ला नहीं सकते अपनी एसेट को, सिर्फ अपनी एसेट क्वालिटी सुधार सुधार के। तो कंपनी पे वही नजर रखनी पड़ेगी कि अपनी लोन ग्रोथ को कैसे बढ़ाते हैं, लोन बुक ग्रोथ को कैसे बढ़ाते हैं। बाकी तो सब इसमें और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, एसेट क्वालिटी ठीक ही है। कोई क्रेडिट कॉस्ट का भी कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि क्रेडिट अभी तो इनकी क्रेडिट कॉस्ट नेगेटिव नहीं जा रही, क्योंकि जो इन्होंने पुराने प्रोविजन कर रखे थे उसमें से भी पैसा ही निकाल ही रहे हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी जो दो तीन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उसके बारे में मैं वीडियो बना के आज अपडेट कर ही दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।